ठीक है। बोनस में क्या चीज है, दो सिनेरियो से हम लोग कर सकते हैं। या तो तुम लोग बोनस को एज अ कैपिटल प्रॉफिट मानना, शेयर कैपिटल में ऐड मत करना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड कैपिटल प्रॉफिट मान के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे, राइट। वेयर एज और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, डेट ऑफ एक्विजिशन में शेयर कैपिटल का पार्ट मान लेगा बोनस को, ठीक है। तो शेयर कैपिटल ही बढ़ जाएगा तो नेटवर्थ इंक्रीज हो जाएगा, तो शेयर इन नेटवर्थ इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व सेम आएगा, राइट। एक क्वेश्चन होमवर्क था, इलस्ट्रेशन नंबर 13, उसमें दिक्कत है और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फिर से बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन के चैप्टर में अपन को चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी के पास कितना है, माइनॉरिटी के पास कितना है। देन उसके बाद में नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद अपन नेट इन्वेस्टमेंट दिखता है ऑफ होल्डिंग कंपनी। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल प्रॉफिट इफ एनी, वो निकल गया, नेटवर्थ निकल गया। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व, राइट। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल सकता है। उसके बाद में एक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होता है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जितना भी होगा सब्सिडियरी कंपनी का, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें से होल्डिंग कंपनी के हिस्से का जितना होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, और वो होल्डिंग कंपनी के पीएनएल में ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से कुछ भी होल्डिंग कंपनी को मिल रहा है दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन जो मिल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। देन एडजस्टमेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था डिविडेंड वाला पार्ट, क्लियर है, बोनस वाला पार्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वाला पार्ट, राइट। ये सारा बेसिक चीज अपन ने डिस्कस किया था। तो देखो नंबर 13 में क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड, ड्रॉ अप एट 31st March X1, prepare a consolidated balance sheet as at that date having regard to the following: reserves and surplus या फिर reserves and profit and loss account of S limited stood at 25,000 and 15,000 on the date of acquisition of its 80% shares by H limited on 1st April X0। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है 31st March X1 दिया है, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपका एक्विजिशन हो गया था जहां पे होल्डिंग के पास 80% और माइनॉरिटी के पास 20% है, राइट। तो यहां पे नेटवर्थ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिएगा, क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 1 में अपने को ये बता दिया कि रिजर्व्स एंड प्रॉफिट कितना था बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर ईयर एंड का शेयर कैपिटल दिया हुआ है नोट नंबर 1, 1,00,000 रुपए। तो इफ ईयर एंड में 1,00,000 है और पूरे साल भर आपका कोई भी डेटा कुछ नहीं है बोनस वगैरह का, दैट मीन्स यही बिगिनिंग में रहा होगा। आगे क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 20,000 of S Limited were revalued at 150 and 15,000 respectively on 1st of April for the purpose of fixing the price of its shares. Rate of depreciation computed on the basis of useful life। यानी क्या बोल रहा है, जिस दिन एक्विजिशन हुआ था उस दिन हमने मशीनरी एंड फर्नीचर का बुक वैल्यू को क्या किया था, रीवैल्यू कर लिया। जो बुक वैल्यू 1,00,000 था उसको हमने 150 बना दिया, और जो बुक वैल्यू 20,000 था उसको 15,000। यानी यहाँ पे तुम्हारा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट रहेगा, डेप्रिसिएशन का शॉर्ट और एक्सेस वाला एडजस्टमेंट आ जाएगा। फिर नॉर्मल बैलेंस शीट दे रखा है, दैट्स इट। अब एक चीज समझो, पहले हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 1st April X0। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 80 एंड 20 माइनॉरिटी, राइट। उसके बाद चाहिए हमें नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है नेटवर्थ भी निकाल सकता है, पहले नेटवर्थ निकाल लेता है। नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड वो कैसे निकला, रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस शेयर कैपिटल। दो तरीका था ना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर लो, या फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस।
शेयर कैपिटल के अंदर में भी कौन सा शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ले लेंगे? 1 लाख। और उस दिन जिस दिन एक्विजिशन हुआ, क्वेश्चन खुद बता रहा है, उस दिन रिजर्व्स एंड पीएनएल का वैल्यू कितना था? 25 एंड 15, तो टोटल हो गया, तो दैट इज नेटवर्थ हो गया 1,40,000। इसमें से 80% हमारा और 20% माइनॉरिटीज का। नेट इन्वेस्टमेंट कितना? इन रुपीज टर्म्स होता है ना। अरे भाई, होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है तुम्हारे पास में, तो उसका एसेट साइड में जाके देखो ना, नॉन करंट एसेट्स के अंदर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होगा। लिखा हुआ है शेयर्स इन एस लिमिटेड 800 शेयर्स खरीद रखा है 200 रुपए में, 1,60,000। तो ये 1,60 ही तो रहेगा। देयर इज नो कैपिटल प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन। तो तुम्हारा हाँ 48 गुडविल, हाँ राइट। 1,40,000 का 80%, 1,12,000 रुपए शेयर इन एस लिमिटेड, 1,12,000, 1,40,000 का 80%, कितना हिस्सा मिला हमें? उसके लिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1,60,000 इन्वेस्टमेंट किया है। तो गुडविल कितना हो गया? 48,000। क्या चीज नहीं? क्यों? क्या क्या ले लिया आपने? जनरल रिजर्व ले लिया, नेटवर्थ ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, शेयर कैपिटल था 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000, रिजर्व अलग अलग बता देता है, 25,000 प्लस 15,000, पीएनएल 15,000। फिर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आपने एसेट को रीवैल्यू किया। जो एसेट 1 लाख का था उसको बना दिया 1,50,000, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा 50,000, प्लस और एक एसेट जिसका बुक वैल्यू 20,000 था उसको बना दिया 15,000, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व कम भी हो जाएगा। तो नेट रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 45,000। So this will be the net worth of company, 1,85,000। इसका 80% एंड 20% करेंगे, 80% 1,48,000 और माइनॉरिटी 37। तो 1,48,000 का शेयर गेन करने के लिए यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,60,000। दैट मीन्स 12,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहां तक क्लियर है? गुडविल निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? गुडविल क्लियर है? देखो अपन को क्या क्या चाहिए होता है। डेट ऑफ एक्विजिशन, ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है। 1 अप्रैल x0, राइट? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, एच लिमिटेड का 80%, एस लिमिटेड 20%, ठीक है? नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये निकालना रहता है, ठीक है? दीज आर ऑल वर्किंग नोट। आप ऊपर में ऐसे हेडिंग दे सकते हैं,
वर्किंग नोट 1 2 3। अब इसमें क्या क्या लेंगे? शेयर कैपिटल जो एंड में है वही बिगिनिंग में रहा होगा, हाँ 1 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक है नॉर्मल रिजर्व्स 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू 15,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 माइनस 5,000 45,000। हाँ 45,000। 1,85,000 is the net worth of S Limited on the date of acquisition. चौथा, नेट इन्वेस्टमेंट बाय H लिमिटेड होल्डिंग ने नेट इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है? ग्रॉस माइनस कैपिटल प्रॉफिट होता है। इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल प्रॉफिट है ही नहीं, तो आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, अरे बाबा जब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बोले कितना लगा रखा है, उसकी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट चेक कर लिया करो। बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में दिया हुआ रहेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जो भी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी। तो नेट इन्वेस्टमेंट आ गया, तो पांचवा मेरा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल आ रहा है, दैट इज गुडविल इज इक्वल्स टू 1,60,000 माइनस 1,85,000 का 80%, 12,000। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? सिक्स्थ, minority interest as on 31st March X1 माइनॉरिटी को शेयर कैपिटल मिलेगा 20,000 रुपए। उसके बाद सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस ईयर एंड में कितने हैं? नोट नंबर 2, जनरल रिजर्व 75,000, उसका 20% पूरा 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 25,000 ईयर एंड में। लेकिन अब यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, क्या एडजस्टमेंट होगा? शॉर्ट एंड एक्सेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप अपने पास जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें जिस एसेट का वैल्यू 1,25,000 था उसके हिसाब से 1,20,000 रुपए के हिसाब से डेप्रिशिएट किया हुआ है, बट हमने तो रीवैल्यू कर दिया ना, तो यानी 1,50,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। वी हैव ऑलरेडी चार्ज 10,000 एज डेप्रिसिएशन टू द P&L। हाँ, इसीलिए 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दैट मीन्स 1,00,000 पे 10%, 10,000 ऑलरेडी चार्ज कर रखा है हमने, बट प्रैक्टिकली 1,50,000 पे चार्ज करना चाहिए था, तो 15,000 का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो 5,000 क्या है? अंडर चार्ज है, तो 5,000 और चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? P&L कम हो जाएगा। प्लस देखो 20,000 पे आपने डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 20,000 पे डेप्रिशिएट किया है, बट किस वैल्यू से करना था? 15,000, यानी 5,000 वाला पे एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा, तो रिवर्स हो जाएगा। 5,000 का 15% 750 रुपए एडबैक करना पड़ेगा P&L में। ये क्लियर है? वो 10% वो चार्ज करके ऑलरेडी रखा हुआ है क्या? हाँ, मतलब 1,00,000 का 10%, क्योंकि बुक्स में 90,000 पे है मशीनरी, तो मतलब वो 10% ही चार्ज किया। हाँ वो ठीक है। तो ये करेक्ट P&L आ गया तुम्हारा ईयर एंड का। इसका 20% क्या चीज?
हाँ डायरेक्ट ही कर दिया। 75,000 इसलिए लिया, अगर इनडायरेक्टली करता तो 75,000 माइनस 25,000 करके पहले 50,000 में भी। हाँ हाँ हाँ, तो इसका 20% आएगा तुम्हारा, कितना आ रहा है? 4150 4150। देन रिवैल्यूएशन रिजर्व भी था एक, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना 45,000, का 20%। उसका 20%, बस माइनॉरिटी के पास इतना ही आएगा। तो टोटल माइनॉरिटी वैल्यू बता दो। हाँ 48,150। तो हम लोग और एक चीज चाहिए होता है, नंबर 7, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैलकुलेशन ना। consolidated reserves and surplus। वो 750 का एक बार फिर से बताइए ना। तुमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मशीन फर्नीचर का वैल्यू था 20,000, राइट? 15% के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रखा है, उसका 15% होता है 3,000। तो 20,000 माइनस 3,000, देखो बैलेंस शीट में 17,000 पे फर्नीचर है, बट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ही तुमने उस फर्नीचर को रीवैल्यू कर दिया एट 15,000। तो पूरा साल 15,000 से डेप्रिशिएट होना चाहिए था। तो 15,000 से डेप्रिसिएशन का मतलब कितना रुपए होना चाहिए था? 2250। उन दोनों का बैलेंस में 5,000 आ रहा है, 5,000 पे और 15% का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा ना। कर रखा होगा एक्स्ट्रा, तुमको चार्ज हाँ, करना उसका चाहिए था जो 15,000 पे, तुमने 20,000 का वैल्यू पे डेप्रिशिएट कैलकुलेट कर रखा है। हाँ। तो 5,000 का वैल्यू पे तो ज्यादा कैलकुलेट कर रखा है, तो उस 5,000 का क्या करेगा? वापस रिवर्स कर देगा, हाँ, उसका 5,000 का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा उसको पीएनएल में एड बैक कर देगा। कि जब डेप्रिशिएट किया हो तो पीएलसी माइनस किया होगा। तो बस वही किया। तो ये आ गया। अब कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें एच लिमिटेड का कहानी में उसके पास उसका जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 2 लाख, उसका खुद का पीएनएल वैल्यू उसका खुद का कितना है? उसका खुद का 1 लाख है। अब जनरल रिजर्व उधर से भी तो आया है ना, उधर से 75,000 आएगा ना, प्लस 75,000 का 20% गया, 80%। शेयर इन 50,000 का एस लिमिटेड। अरे 25,000 बिगनिंग ऑफ द ईयर में रिजर्व था, ईयर एंड में जाके कितना हो गया? तो यानी 50,000 रुपए उसका भी, तो यानी जो भी हुआ होगा वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट ही हो गया, एक्विजिशन के बाद ही तो इंक्रीज हुआ है। तो वो 50,000 का 80% इधर आ जाएगा ना इसके रिजर्व्स में। अरे है वो रेवेन्यू प्रॉफिट ही, बट हम लोग रिजर्व अकाउंट में दिखा रखा है तो रिजर्व में ही दिखाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में सब्सिडियरी कंपनी में रिजर्व्स पड़े थे 25,000, ईयर एंड में वो रिजर्व्स हो गए 75। तो 50,000 तो करंट ईयर का प्रॉफिट से उस रिजर्व अकाउंट में आया होगा ना। 25,000 का उसी का ही है पहले वाला। क्या चीज? अरे वो तो इन्वेस्टमेंट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा ऑन द डेट। कल तो समझाया था कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में जितना भी प्रॉफिट्स होता है वो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखता है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले वाला तो कुछ आएगा ही नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट के साथ सेट ऑफ हो जाता है इस डेट तक जो था। इसके बाद में जो कमाया होगा वही तो उसके कंसोलिडेशन में आएगा ना। तो यहाँ पे हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन ही बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, उसके बाद में यदि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रिजर्व्स पड़े 25 और ईयर एंड में 75, तो करंट ईयर में तो 50,000 अर्न किया होगा ना। तो ये प्योरली पोस्ट पीरियड का है, तो पोस्ट पीरियड में जितना भी रिजर्व्स बढ़ता है वो मेरा रेवेन्यू है, तो उसका 80% होल्डिंग कंपनी को मिल रहा होगा। देन पीएनएल का वैल्यू, उसका खुद का प्रॉफिट एंड लॉस
क्या चीज? उसका खुद का पीएनएल अकाउंट, होल्डिंग कंपनी का, 1 लाख, ओ सॉरी 1 लाख, होल्डिंग कंपनी का खुद का 1 लाख है, राइट? हाँ प्लस शेयर इन एस लिमिटेड। अब एस लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया? बिगिनिंग ऑफ द ईयर पीएनएल का वैल्यू क्या था एस लिमिटेड का? 15,000। ईयर एंड में जाके कितना हो गया? 25,000। यानी उसने 10,000 रुपए कमाए, लेकिन उस 10,000 में भी 5,000 माइनस करना पड़ेगा, आपका एडजस्टमेंट है, एक डेप्रिसिएशन और एक प्लस डेप्रिसिएशन, एक शॉर्ट डेप्रिसिएशन और एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। शॉर्ट जो वो चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा एडबैक कर देंगे। तो ये एक्चुअल रेवेन्यू प्रॉफिट इन पीएनएल अकाउंट है ऑफ एस लिमिटेड। इसका 80% 4,600 यानी 1,04,600। फिर से बाबा, अरे ये कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत गलतियां होती है। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग वाला भी ले लेते हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्विजिशन पीरियड के बाद में सब्सिडियरी कंपनी जितना पैसा कमाती है, उसी का हिस्सा होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। तो 3,44,600 क्लियर है? अरे इस क्वेश्चन में सिर्फ बोनस नहीं था, आपके पास में नॉर्मल रिवैल्यूएशन का पॉइंट था इसके अंदर में। कोई दिक्कत? नहीं सर हाँ मेरा एक कल से बहुत भारी सवाल आ रहा है हाँ कि जैसे अब हम लोग दिए मशीनरी का वैल्यू रिवैल्यू कर दिए 1.5 लाख, उस पे आप डेप्रिसिएशन दे दिए अपना 10% के हिसाब से, तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट में भी तो 90,000 का चेंज हो जाना चाहिए। होएगा तो बैलेंस शीट रिड्राफ्ट करेंगे ना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? बैलेंस शीट ही बनाना है ना। तो आओ देखो बनाते जब हैं। रीड्राफ्ट करेंगे उस समय करेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st March X1. Particulars, note, amount. प्लीज हैबिट डेवलप करो शेड्यूल 3 में फटाफट बनाने का, हेडिंग्स वेडिंग्स एवरीथिंग। अभी नहीं होगा तो लास्ट में फंसे हुए रहोगे। रातों रात स्पीड नहीं बढ़ेगा आपका। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा। नोट नंबर 1 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस प्रेजेंट कर देंगे नोट्स में, बट अभी कैलकुलेट तो किया ही था हमने। 344,600। दूसरा लाइन आइटम आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो हमने कैलकुलेट किया था 48,150। इसमें वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना बस। वर्किंग नोट नंबर क्या था? वो 6 था मेरे अकॉर्डिंग। रिजर्व एंड सरप्लस में भी नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस का तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा। तो मतलब वापस पूरा लिखेगा क्या या खाली पूरा लिखेगा। सेम कॉपी पेस्ट? हाँ, वो सिखाने के लिए था तुम लोग को। देन
नॉन करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कुछ है नहीं, सीधा करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स दोनों को ऐड करके हो जाएगा 2,07,000 टोटल आ जाएगा। $11,99,750। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देन एसेट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स नंबर ए, पीपी नंबर बी, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल में आपका गुडविल आएगा, ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख भी सकता हूं मैं, इसके लिए क्या ही वर्किंग बनाऊं। गुडविल कितना रुपए? 12,000। वेर एस पीपीई के लिए देखो एक नोट बना लेंगे, नोट नंबर 4 हो जाएगा, ये ट्रेड पेपर्स का 3 होगा, इसका 4। अब पीपी ऑलरेडी बुक्स में क्या था, पीपी कैसे करेंगे? पीपी 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन देंगे और इधर फिर 15,000 1,50,000 माइनस 10%, 1,35 हो जाएगा। और बस 3 लाख। तुम्हारे पास ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद का तो वैल्यू है ही। हाँ, पीपी का नोट नंबर 3 3 लाख, 1.5 लाख का इंडिविजुअल तो है ही, 4.5 लाख ये तो रहेगा ही। बस चेंजेस यहाँ होगा 90,000 एंड 17,000 में। 90,000 में 50,000 ऐड कर दो, रीवैल्यू किया था ना, और 17,000 में माइनस कर दो 5,000। पहले तो रीवैल्यूएशन वाला चीज हो गया। 90,000 प्लस 50,000 रीवैल्यू किया था और फर्नीचर को कम किया था 5,000 से, तो माइनस कर दिया। अब इसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, मशीनरी में डेप्रिसिएशन माइनस होगा कितना? 5,000 और फर्नीचर में ऐड होगा 750, तो 90,000 प्लस 45,000 135 हो जाएगा इसका। अरे ये समझ में आया क्या? तो उसका डायरेक्ट जो अमाउंट दिया उसने डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तभी तो उसी हाँ, में ही निकलेगा। हो जाएगा। अरे वो यहाँ तो इजी है, जब हाफ हाफ ईयर का होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कि इस तरीके से ध्यान रखना कि रीवैल्यूड जितना वो ऐड कर दो और फिर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट को प्लस माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड मिला के 585 क्योंकि मशीनरी का आ रहा है इधर 135, एस लिमिटेड का 12,750, तो ये है, और 4.5 लाख तो था ही। 5,97,750, तो 5,97,750। Then we have current assets. अच्छा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है क्या, और कुछ नहीं? और कुछ है ही नहीं। अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7,50,000, उसमें से वो माइनस हो जाएगा सब्सिडियरी कंपनी वाला। अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब देखो अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर 4, एक चीज समझो, ये तो हट जाएगा ना शेयर्स इन एस लिमिटेड वाला होल्डिंग कंपनी में से। क्यों? क्योंकि उसका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट होके सिर्फ गुडविल ही पार्ट आएगा, तो सिर्फ ये दो ही बचेगा, 5,90,000।
एंड टोटल करंट एसेट्स क्वेश्चन में है नहीं। 1199,750। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी वाला दिखेगा। कितना है? 6 लाख। issued, subscribed and paid up। एक चीज समझ नहीं आ रहा, कहीं से लिखने से इशूड एंड सब्सक्राइब फिर पेड अप आ जाता है। ऐसे वो खुद की मर्जी, इशूड एंड सब्सक्राइब लिखने से भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऑथराइज दिया हुआ रहता है तो ऑथराइज ऐड कर लेते हैं, नहीं होता तो वही मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, तो बस इतना ही मान लिया। ऑथराइज अपने मन से लिखा नहीं, चाहता तो हम लोग लिख सकते थे जितना शेयर इशूड है वही ऑथराइज्ड हो, ठीक है, नहीं लिख के भी चलता है। 6,000 इक्विटी शेयर्स 6,000 of rupees 100 each, तो 6 lakh। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एज इट इज हुबहू वैसा ही बनेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी बनाया था अपन ने, वही सेम बनना है। तो एग्जाम में दोबारा बनाना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, ये तो तुम लोग को सिखाने के लिए था, बना लेगा तो इतना कोई वो नहीं है। फिर ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना। आपकी इस तरह में एग्जाम देगा। क्या, वी आर स्मार्ट। बट भी यार गरीब। नंबर 3 ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल्स कितना था? 1,50,000। और एस लिमिटेड का 2,07,000। ट्रेड पेबल्स का नोट खत्म। नंबर 4 पीपीई का नोट्स। पीपीई में दो चीज है, एक मशीनरी है और एक फर्नीचर है। तो पहले मशीनरी का दिखा दें। मशीनरी में एच लिमिटेड का खुद का मशीनरी है, कितने का? 3 लाख। 3 पेटी 3 लाख है। 3 पेटी। लाख पेटी एस लिमिटेड का ऑलरेडी दिया हुआ था 1 लाख उसका एडजस्टमेंट होगा ना। प्लस रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में अपन क्या कर रहा है, 50,000 रीवैल्यू हुआ, लेकिन उसमें से 5,000 तो डेप्रिशिएट हो गया, तो नेट 45,000। कितना किया था हमने डेप्रिशिएट? 1 लाख थोड़ी है, ईयर एंड में कितना है? 15,000 होगा ना, ये में 90 है। 90 है ना? हाँ तो वैसे करता तब 15,000। हाँ हाँ हाँ, 1,35,000। ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर, एच लिमिटेड का कितना है फर्नीचर? एच लिमिटेड का खुद का
1,50,000 एस लिमिटेड का खुद का बैलेंस शीट में दे रखा है 17,000 माइनस रीवैल्यूएशन 5,000 ही था, लेकिन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एड बैक हो रहा है, तो मतलब नेट कितना माइनस करना पड़ेगा, 4,250 यस। हाँ चल चल तो टोटल आ जाएगा आपका 597,750। वैसे ही अदर नॉन करंट एसेट्स का बन जाएगा आपका नोट नंबर 5। अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड एस लिमिटेड एच लिमिटेड का 4,40,000 और एस लिमिटेड का 1,50,000, 5,90,000। दैट्स इट। तो नोट्स बनाना कोई टफ नहीं है कंसोलिडेशन में, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वर्किंग नोट्स पे बस वो थोड़ा सा ध्यान देना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व्स कुछ लोग तो उसी में फंस रहे हैं। 31 मार्च X1 बोनस निकल गया तो फिर प्रॉब्लम का है। होल्डिंग परसेंटेज में वो भी नहीं कर माय गॉड, देखिए 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 देखिए, आप खड़े हो 31 मार्च X1 ईयर एंड, कुछ बैलेंस शीट दे रखा है, नीचे बोला है H Limited purchased 180 lakh shares in S Limited on 31st March X0, यानी इस तारीख को H Limited ने कितने शेयर्स खरीद लिए, 180 लाख शेयर्स, वर्थ शेयर या 180 लाख शेयर्स, 180 lakh shares number of shares is 180 lakh इतने शेयर्स खरीद लिए, राइट। हाँ तो मुझे तो 1 अप्रैल X0 को जानना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल था कितना सब्सिडियरी कंपनी का, तभी तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप पता चलेगा। अब मेरे पास 31 मार्च X1 है, ईयर एंड में एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 480 480 लाख शेयर्स, 4,800 लाख इन रुपीज है, तो बाय डिफॉल्ट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, तो 480 लाख शेयर्स है ईयर एंड में, ठीक है, लिख भी दिया, बढ़िया बात है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द बैलेंस, यानी जिस दिन होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप डेवलप हुआ था उस दिन जनरल रिजर्व एंड पीएनएल का वैल्यू बता रखा है 3,000 एंड 1,200। चलो मैं थोड़ा मदद ले लूं पेपर का, यहाँ पे इधर ही कर देता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10। मैं स्क्रिबल करके बता रहा हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल X0, 31 मार्च X1, इधर इस डेट में H लिमिटेड ने क्या किया, कितना शेयर्स खरीद लिया, 180 लाख शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड बाई किए, राइट। ईयर एंड में एस लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 480 लैक्स। ईयर एंड का बैलेंस शीट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका शेयर कैपिटल पता है हमें। आगे बोल रहा है जिस दिन एक्विजिशन हुआ था उस दिन जनरल रिजर्व एंड पीएनएल का वैल्यू बता रखा है,
यानी इस दिन जनरल रिजर्व कितना 3000 लाख और पीएनएल 1200 लाख 1200 लाख। ठीक है जी। आगे जाके बोला ऑन 1st अप्रैल एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड एट द रेट 20% फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। यानी जिस दिन होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप डेवलप हुआ उस दिन उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये डिविडेंड तो कैपिटल प्रॉफिट होगा, प्री एक्विजिशन वाला ऐसे दे रहा है। बट एच लिमिटेड ने क्या किया, क्रेडिट द डिविडेंड रिसीव बाय इट टू इट्स पीएनएल। गलती कर दिया उसने, क्या पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए था, उसके इन्वेस्टमेंट से माइनस होना था, राइट। तो कहीं ना कहीं 20% डिविडेंड एस लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है, तो ईयर एंड में जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर थोड़ी किया होगा, इन शेयर्स पे थोड़ी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वो तो साल के स्टार्टिंग में जो डिविडेंड शेयर्स होंगे एस लिमिटेड के उस पे ऊपर है, बट अभी तक हमें पता नहीं है। चलो ठीक है। On 1st January X1, S Limited issued 3 fully paid up bonus share for every 5। यानी क्या बोल रहा है, 1 जनवरी को 1st जनवरी X1 यहां पे उसने बोनस दिया 3 बोनस शेयर अगेंस्ट 5 शेयर्स। यानी इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं, कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास बिगिनिंग में 5 शेयर्स थे, 1 जनवरी को उसको 3 शेयर और मिल गया फ्री में, ईयर एंड में जाके 8 शेयर बन गए। यानी इफ ईयर एंड में आपके पास 8 शेयर्स है, दैट मींस बिगिनिंग में 5 शेयर्स होंगे। 5 के बदले 3 दिया है। साल के शुरू में तुम्हारे पास 5 शेयर होंगे, 3 शेयर बोनस दे रहा है, तो ईयर एंड में जाके कितना बन जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जिन शेयर होल्डर के पास ईयर एंड में 8 शेयर्स है, बिगिनिंग में 5 रहा होगा। इफ किसी के पास 8 है तो ऑब्वियसली पहले 5 था तभी उसका 8 बन गया। तो यूनिटरी मेथड लगा के मैं इन 480 लाख शेयर्स को रिवर्स कैलकुलेशन से एस लिमिटेड का बिगिनिंग में कितना था वो निकाल सकता हूं, बस वही करना था यहां पे। इफ 8 शेयर्स क्लोजिंग है तो बोनस 8 शेयर्स तुम्हारे पास इन हैंड है, तो बोनस है 3 शेयर्स, तो 480 लाख शेयर्स है, तो उसमें बोनस कितना होगा। बोनस भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, if 8 शेयर्स इन हैंड है, उसमें 3 बोनस होता है, 8 में 3 बोनस है, तो 480 लाख में बोनस कितना होगा, 3/8 इंटू 480। तो हमारा बोनस शेयर्स निकाल लो ना इधर, 3/8 इंटू 480 इज इक्वल्स टू 180 लाख शेयर्स। तो बिगिनिंग में कितना होगा, ईयर एंड में 480 है, तो बिगिनिंग में 480 एंड में है, उसमें से बोनस 180, तो 300 लाख शेयर्स हुआ। ये क्लियर है। तो ये 300 लाख शेयर्स में से 180 लाख शेयर्स तो आपने खरीद लिया ना बिगिनिंग में, तो कितना परसेंटेज हो गया, 60%। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ गया 60% और माइनॉरिटी का 40%। हाँ, टोटल बोनस इंक्लूडेड जैसे 480 है ना, तो और इसमें कैलकुलेट करें कि एज कितना बोनस लिया है, मैं 180 पे बोनस भी कैलकुलेट करके 288 आके फिर पैसे निकाल लो परसेंटेज। हाँ कैसे भी निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 के बदले में 3 है, तो ईयर एंड में तुम वो कर लिया, तो 180 में तुमने बोनस ऐड कर लिया, 180 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 तुमने 108 288 हो गया। तो 288 लाख यदि उसका शेयर्स है आउट ऑफ 480, तो तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप। हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वे पॉसिबल है, आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों से पॉसिबल है। आप क्या करो, इसके अंदर में बोनस ऐड कर दो, तो इसका बोनस और ये मिला के आपको ईयर एंड का इसका टोटल तो मिल ही जाएगा ना। अब टोटल एच लिमिटेड का पता है, टोटल एच लिमिटेड का पता है, तो कंपेयर कर लो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। क्लियर है ये, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो आई डोंट थिंक सो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में प्रॉब्लम है। वो पुराना वाला रफ पेस्ट करिए मैं पर सेम ही चीज है। कोई डाउट?
अब हमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पता चल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट निकाल सकता है। नेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल प्रॉफिट। पहले नेटवर्क निकालिएगा ना। हाँ पहले नेटवर्थ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहां तक हो जाए तो बताना मेरे को। हो गया। सबका हो गया। हाँ अब हमारे पास क्वेश्चन में ये पता चल गया कि एस लिमिटेड का स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल कितना है, 300 तो 3,000 शेयर कैपिटल है 3,000 लाख, है ना। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन का रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन बोल रहा है, रिजर्व 3,000 एंड पीएनएल 1,200। रिजर्व से कर देंगे, किसी से भी कर लो। अब रिजर्व 3,000 लाख है, कंपनी ने दो चीज बांटा है, एक बांटा है बोनस और एक डिविडेंड। तो अब कौन से पैसे से बांटा नहीं पता ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहां से बांटा है, बताया क्या कुछ। प्री रिजर्व से ही बता रहा है। प्री रिजर्व से ही बांट रहा है सब कुछ, वो प्री रिजर्व से कर रहे हैं। तो तुम्हारा बोनस चला गया कितना, 1,800 लाख का। 180 लाख टोटल बोनस से थे, तो इन वैल्यू टर्म्स की बात करूं तो 1,800 लाख, तो वो रिजर्व से कम हो जाएगा। प्लस डिविडेंड कितना परसेंट था, 20%। तो 3,000 लाख का 20%, 600 लाख का तो डिविडेंड चला गया, तो जनरल रिजर्व वो भी कम हो जाएगा ना। तो आपका जनरल रिजर्व कितना बच जाएगा, किसी से ही बांटो, दोनों फ्री रिजर्व्स होते हैं। नेटवर्क बचेगा आपका 4,800। 600 ये हो गया, और पीएनएल का वैल्यू कितना, 1,200। तो 4,800 इज द नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका 60% आपको मिलेगा, 2,880, ये 60% होगा। तो डिविडेंड टोटल 180 लाख बांटा है उसके पास, तो उसका 60% ही तो आएगा। डिविडेंड कितना था, 600 लाख था क्या। 600 360 लाख आएगा। हम्म 600 लाख 3,000 लाख ही आएगा ना क्या चीज। शेयर कैपिटल में। नहीं मैं बोला ना, दो तरीका है, या तो बोनस को आप शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दो, या फिर इसको कैपिटल प्रॉफिट समझ के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस करो। तो शेयर कैपिटल का हिस्सा ही बना लो ना बोनस को। तो नेटवर्थ 6,600 हो जाएगा। जब आप बोनस को शेयर कैपिटल का हिस्सा बनाओगे तो नेटवर्थ विल बी 6,600। अगर हिस्सा नहीं बनाया तो बताइए। हिस्सा नहीं बनाया तो तुम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से जो बोनस पार्ट है वो माइनस करो एज ए कैपिटल प्रॉफिट। यदि तुम जैसे 4,800 लेख के हिसाब से निकाला होगा, यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल नॉर्मल पकड़ा था विदाउट बोनस। हम क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2,880 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2,880, 3,000 है ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो 3,000 तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, माइनस डिविडेंड 360, 2,640। अब या तो बोनस शेयर्स जो मिले हैं होल्डिंग कंपनी को, या तो उसको शेयर कैपिटल का हिस्सा बनाओ, या फिर यहाँ 2,640 से माइनस करो। दो ट्रीटमेंट है ना, कहीं से भी दो बोनस।
बोनस को पीछे से काउंट करते हैं, लास्ट क्लास में वही तो बताया, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से कोई भी डेट में बोनस दो, बोनस स्टार्टिंग से, तो मैंने ईपीएस के कंसेप्ट से कनेक्ट भी तो किया था, वरना इंटरप्रिटेशन गलत आता है। बोनस से कोई कंपनी का वैसे ग्रोथ नहीं हो रहा, कंपनी में रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन कर रहा है, इसलिए बोनस को स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। तो बोनस को या तो आप शेयर कैपिटल का हिस्सा मान लो जिस दिन एक्विजिशन हुआ तब से, या फिर आप उसको कैपिटल प्रॉफिट समझ के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से कम करो। दो तरीका है। कैपिटल में डाल देगा, हाँ, या तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से उसको माइनस करो। अरे देखो, आपने 4800 लाख निकाला ना, यहाँ पे हमने बोनस को काउंट नहीं किया सपोज, हाँ, तो इसका 60% 2880 हुआ शेयर इन नेटवर्थ। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 3000 में से तुमने डिविडेंड माइनस कर दिया, उसमें से बोनस भी माइनस होगा। बोनस कितना मिला इसको, 180 का 60%, 1080। अरे वैल्यू वाइज तो 180 लाख टोटल शेयर्स था एज ए बोनस, उसका 60% ही तो होगा। 108 लाख शेयर्स है इंटू रुपीज 1080, तो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हाँ। फिर अभी हम बोल रहे हैं तुमको कंसेप्ट के हिसाब से बोनस हैज टू बी कंसीडर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द, जिस ईयर स्टार्ट हो रहा है उस ईयर से तुमको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी डेट में बोनस दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो बोनस का कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो बोनस में इंपैक्ट क्या आया। अरे तुम देखो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व 1800 से कम किया और यहाँ पे 1800 प्लस कर दिया, ओवरऑल नेटवर्थ तो कंपनी का उतना ही रहा ना। हाँ, कैपिटल में चला गया या तो तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चला गया, तो उसका इंपैक्ट वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही करना है। गुडविल 1500, कैपिटल रिजर्व आना चाहिए ना आपको, 2880 माइनस 1560 1320, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कैपिटल प्रॉफिट डिविडेंड पेड। एक कैपिटल प्रॉफिट क्या था, बोनस लिखो, बोनस, ऐसा कैपिटल प्रॉफिट मत लिखो, लेस बोनस। हाँ हाँ, कैपिटल प्रॉफिट हम इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो टर्म तो बोनस ही है ना। अब जैसे डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड भी तो कैपिटल प्रॉफिट है। माइनस कर दिया कैपिटल बोनस रिसीव को, उसमें 1320। अरे जैसे तुम डिविडेंड लिखा, ये भी तो एक कैपिटल प्रॉफिट ही है ना, तो इस कैपिटल प्रॉफिट को भी लिखो कि क्या चीज है ये। हाँ, तो ये बोनस है तो बोनस इश्यू लिखो। मेरा 840 तक आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट अगर माइनस कर दिया। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो कि आप बोनस को बाबा शेयर कैपिटल का हिस्सा ही मान लो, तो इससे तुम्हारा नेटवर्थ 6600 ही रहेगा, क्योंकि यहां से 1800 हटा और यहां से 1800 प्लस हुआ, तो नेट इंपैक्ट नेटवर्थ तो उतना ही रह रहा है तुम्हारा 6600। अब उसका 3960 तुम्हें मिल रहा है, 6600 का 60%, और तुमने नेट इन्वेस्टमेंट कर रखा 2640। क्लियर है? तो मैं कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। हाँ, 2040 का है क्या? से पूरा ले लो एक साथ में। शेयर इन शेयर कैपिटल आ गया, फिर सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ईयर एंड में जनरल रिजर्व है 1380, उसका 40%, हम्म 552। पीएनएल में कोई एडजस्टमेंट है क्या,
क्या पीएनएल का कोई एडजस्टमेंट था क्या? किसमें कैपिटल डिविडेंड डिविडेंड विविडेंड हटके ही तो ईयर एंड का हाँ पीएनएल आ रहा होगा ना, हाँ तो जनरल रिजर्व आ रहा होगा। अरे नहीं, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट या फिर रीवैल्यूएशन की चीजें, डेप्रिसिएशन वगैरह। अरे दो ही एडजस्टमेंट हो सकता है, एक तो अनरियलाइज प्रॉफिट और एक डेप्रिसिएशन शॉर्ट या एक्सेस। अरे अनरियलाइज प्रॉफिट अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है, पहले ये तो देख लो। ट्रांजैक्शन क्या अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडरी को देता है। तो एडजस्टमेंट किसके बुक्स में करते हैं हम? होल्डिंग भी है। होल्डिंग के बुक्स में। अरे भाई देखो नोट्स खोल के, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में क्या करना होता था, तो वो तो होल्डिंग के प्रॉफिट से हटेगा, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा ही नहीं। तो जितना पीएनएल है उतना ही ले लेंगे इसका। होल्डिंग का तो स्टॉक से कम होगा ना, सॉरी प्रॉफिट से भी कम होगा। होल्डिंग का स्टॉक से भी कम होगा, उससे भी कम होगा, देन कंसीडरेटेड बनेगा बैलेंस शीट, तब कुछ इफेक्ट आएगा इस पर। हाँ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ होल्डिंग का कम हो जाएगा ना। हाँ ये हो गया क्या बाबा? बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो इसका। भाई वो सेकंड वाले पॉकेट में देखो, उधर वाले उसके, हाँ उसमें एक्सपेंड हो गया। वो 468 क्यों है जर्नलिज्म में? क्या क्या क्या? जर्नलिज्म में 468 सब्सिडियरी कंपनी का जनरल रिजर्व कितना बचा था? स्टार्टिंग में 600 ही बचा था। 600 से ईयर एंड में जनरल रिजर्व कितना हो गया? तो 600 से 1380 जो इंक्रीज हुआ है वो तो आफ्टर एक्विजिशन ही इंक्रीज हुआ है ना, तो वो डिफरेंस ही तुम्हारा रेवेन्यू पार्ट है। उसका 60% ही तो इसके पास आएगा। पूरा क्यों आएगा? बाकी 40% तो माइनॉरिटी में चला गया ना। अरे किसी को ऐसे दिक्कत है तो आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, जनरल रिजर्व 2784 प्लस शेयर इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का क्लोजिंग कितना है? 1380। उसमें से ओपनिंग बैलेंस 600, इसका 60%। 468। ठीक है। 3252। शेयर कैपिटल तो नॉर्मल जैसा था, उसमें ऑथराइज्ड अलग से दिया हुआ है तो ऑथराइज भी लिख दिया। फिर इश्यूड सब्सक्राइब के फुल्ली पेड अप के अंदर में जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे होल्डिंग के वो लिख दिए। और रुपीज इन लैक्स चल रहा है तो ऊपर लिखना एग्जाम में रुपीज इन लैक्स।
फेस बन गया था क्या? हम्म। फेस मैच कर लो, कोई दिक्कत है क्या? ऊपर में हेडिंग में ध्यान रखना, लिखना है कंसोलिडेटेड, जिस कंपनी का बना रहे हो नेट सब्सिडरी ऐसे करके। नीचे कर देना। इन्वेंट्री से अनरियलाइज प्रॉफिट हटेगा ना? फेस ऑफ द बैलेंस शीट में डाउट है तो पूछो अब। ट्रेड पेबल्स का नोट देख लेना कैसे बनाना है। क्रेडिटर अलग होगा, बिल्स पेबल अलग होगा, म्यूचुअल ओइंग्स माइनस करके दिखाना है। वो म्यूचुअल ओइंग्स क्लियर है ना, 45 लाख ही क्यों होगा? क्योंकि बाकी बिल्स तो एंडोर्स एंडोर्स कर दिया तो वही, वो तो एक्चुअल लाइबिलिटी बचेगा ही बुक्स में। इन्वेंट्री में अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस हो रहा है, वो दिखा देना नोट्स में। कोई दिक्कत? ये इन्वेंट्री से तो क्या 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 इन्वेंट्री वाला पॉइंट में दिक्कत है क्या? है तो बताना, कर लेंगे साथ में। ये सब्सिडरी में होता तब उसका स्टॉक भी माइनस करते हैं ना? स्टॉक तो वैसे भी एनी टाइम कम होगा ही होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रॉफिट पार्ट होल्डिंग और माइनॉरिटी से भी माइनस होता है if सब्सिडरी कंपनी ने बेचा होता तो 25% का जो प्रॉफिट है उसका हाँ। होल्डिंग पोर्शन जो होगा वो कम कर देंगे, वो तब क्लियर है। और माइनॉरिटी से भी कम होता है, माइनॉरिटी से उसके पोर्शन का कम कर देते कम हैं। कर देंगे, वो हाँ। ठीक है। ये 100 लाख भी तो कम करना पड़ेगा। 100 लाख क्यों कम करेगा? तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ही उड़ा दे। 20 लाख कम करिए ना। हाँ, जो प्रॉफिट पार्ट है सिर्फ वही तो करोगे। स्टॉक का बहुत, क्या चीज? स्टॉक का बहुत 80 लाख है। 100 लाख सेलिंग वैल्यू है तुम्हारा, उसमें से 20% तुम प्रॉफिट हटा रहा है तो हो गया ना कॉस्ट ऑफ द गुड्स। अभी ये अगर अपस्ट्रीम होता
तो स्टॉक से तो माइनस होता ही, ये उसमें भी माइनस होता ही आपका। स्टॉक से माइनस होता और होल्डिंग का पीएनएल में माइनस होता। तो अभी तो माइनस किया है हम लोग PNL। अभी तो पूरा वैल्यू किया है, फिर हम लोग सिर्फ 60 या 70% ही माइनस करता होल्डिंग में से, और बाकी 20 या 30% माइनॉरिटी से करता। अभी तो हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट ही तो होल्डिंग का ही था, तो 100% प्रॉफिट ही होल्डिंग का पीएनएल से हटाया ना। अभी अगर कोई ऑपोजिट होता तो उसमें से 30% जितना पोर्शन है उतना ही माइनस करता, माइनॉरिटी से भी उतना करता। बहुत नोट्स लिखना पड़ेगा इसमें, हाईलाइट कर करके। अभी और चेक रहेगा। ये हो गया क्या बाबा? हाँ। आई थिंक मॉड का तो सारा हो, एक क्वेश्चन बस 11 नंबर रह रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि वो पीएनएल का है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला पार्ट है और पीएनएल वाला पार्ट है। हमारा क्वेश्चन करना है। ट्राई करोगे क्या जनवरी वाला? अभी कंपाइलर में अभी वैसे दिक्कत होगा। आप कंपाइलर का एक आधा क्वेश्चन कर लो। नहीं लाया? मॉड्यूल तो चल रहा था। यार वाले भेज देना है हम भी बोल रहे हैं। अच्छे करते हो तुम लोग, लाते नहीं हो। ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ। ठीक है, आओ फिर जैन वाला ही साथ में करते हैं। सुपर लिमिटेड एंड क्लियर लिमिटेड का क्वेश्चन है, स्क्रीन में देख लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा ही है। होमवर्क नोट डाउन कर लिया था ना? हाँ, 6, 7, 6, 7, 8 प्रैक्टिकल का 6 तो कर चुके थे। 6, 7, 8 एक सेकंड। ये 25% trade receivables of superannuation due to mutual investment। नॉर्मल क्वेश्चन है, समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ है सुपर लिमिटेड और केयर लिमिटेड का, उसके बाद उसका नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह है। बोल रहा है सुपर लिमिटेड होल्ड्स 75% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन क्लियर लिमिटेड सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लियर लिमिटेड। सिंस द इनकॉर्पोरेशन मतलब जस्ट कंपनी शुरू हुआ था तब से ही, यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुडविल कैपिटल जब कंपनी खड़ा हुआ तब तो तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं ना, तब तुम्हारा क्या होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो हो नहीं सकता। तुम्हारा तो सिर्फ शेयर कैपिटल में 75% मिलेगा। तो वो करने के लिए तुमने इन्वेस्टमेंट इन क्लियर लिमिटेड कितना कर रखा है, 41,50,000। अभी है उसका भी 75% इसका ही होगा। क्या चीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी जो है वो तो ईयर एंड का है, वो तो पूरा का पूरा रेवेन्यू हुआ। यदि सिंस इन कॉर्पोरेशन यानी जब कंपनी खड़ा हुआ था उस दिन से यदि तुम किसी कंपनी का 75% होल्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर डेट पे, यानी सपोज तुमने कंपनी आज चालू किया तो तुम्हारे कंपनी के बुक्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस हो, इस तरीके से स्टार्ट होता है, इधर कैपिटल इधर बैंक बैलेंस, खत्म। धंधा में पैसा लगाता है, एक तरफ कैपिटल आता है और एक तरफ पैसा आता है, और फिर एसेट्स आएगी, गुड्स आएगा, सब कुछ आएगा, राइट। यस, सारा का सारा क्या हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज देखो, 41,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके आपने 75% स्टेक खरीदा। 75% इन वैल्यू वाइज बात करें तो सिर्फ शेयर कैपिटल लेंगे 50 लाख, 50 लाख का 75% 37,50,000। अरे क्लियर लिमिटेड का देखोगे ना, इतना रुपीस का शेयर इन नेटवर्थ मिल रहा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके लिए आपने इन्वेस्ट किया 41,50,000, दैट मींस गुडविल आ जाएगा।
समझ में? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नेट इन्वेस्टमेंट 4150 का कोई कैपिटल प्रॉफिट है ही नहीं, माइनस शेयर इन नेटवर्थ ऑफ क्लियर लिमिटेड। हो सकता है इतना इजीएस्ट क्वेश्चन में बस यही कंफ्यूजन हो गया बच्चा लोग को। सिंस इन कॉर्पोरेशन ऐसा बोल के क्वेश्चन आज तक किया ही नहीं। आपको समझना चाहिए, मतलब वहां एक लॉजिकल चीज है कि इन कॉर्पोरेशन जब कंपनी खड़ा हुआ है तब से मैं खरीद रहा हूं, उस दिन किस कंपनी के बुक्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस हो ही नहीं सकते। कंपनी कुछ काम करेगा तब तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे ना। कंपनी ने काम नहीं किया उस दिन से ही तुम उसका होल्ड कर रहे हो तो उसका सिर्फ शेयर कैपिटल का हिस्सा मिलेगा। तो शेयर कैपिटल है 50 लाख, उसका 75%, 37,50,000। तो गुडविल आ गया, समझ में आया? बाकी तो क्या करना है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है शायद। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? 25% of trade receivables is due from clear mutual owings। क्लियर लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स में होगा और सुपर लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स में, तो उसका 25% दोनों से म्यूचुअल ओइंग्स बोल के माइनस हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर सुपर लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 2 लाख टू क्लियर लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 15% अबव कॉस्ट, यानी 2 लाख का 15% 30,000 का प्रॉफिट लगा के। और क्या बोल रहे थे, एंटायर इन्वेंट्री रिमेन्स अनसोल्ड विथ क्लियर। तो क्लियर लिमिटेड के स्टॉक में पड़ा है, क्लियर लिमिटेड इज द सब्सिडियरी कंपनी, तो होल्डिंग सब्सिडियरी को सेल कर रहा है, तो एडजस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के बुक्स में होगा। तो होल्डिंग कंपनी के पीएनएल से माइनस हो जाएगा 30,000 और स्टॉक से माइनस हो जाएगा 30,000। क्लियर है? और कॉस्ट दे ही रखा है। ये वाला एडजस्टमेंट तो अभी जो पहले जो समय किया था वो सेम ही था। सेम 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 सेम, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये राम, तो ये क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन? क्यों हुआ, क्यों नहीं? सब इजीएसटी तो था ये। मेरा फ्रेंड हमको बोला कि उसका बैलेंस शीट मैच ही नहीं हो रहा। देखो अभी होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हाँ, अभी जो आप बताए ना ऑफ इन्वेंट्री में से अपना माइनस हो जाएगा 30,000 नहीं यार। क्यों नहीं? कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है। नहीं, इन्वेंट्री में से 2 लाख भी माइनस होगा क्या? क्यों? 2 लाख तो कॉस्ट है भाई, कॉस्ट थोड़ी माइनस करता है, सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिट पोर्शन माइनस करना है। हाँ। बाकी वो जो पॉइंट बोल रहा है रिमेन्स अनसोल्ड, उसका तभी तो उसके इन्वेंट्री में है। यदि बिक ही जाता तब तो प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया ना, उसको अनरियलाइज्ड थोड़ी बोलते। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब बोलते हैं? जब हमने हमारी एंटिटी को गुड्स भेजा और वो बिका नहीं। ओके, समझ गया। बिक ही गया तब तो वो रियलाइज हो गया, तब तो कुछ करना ही नहीं है उसका। इसीलिए प्रॉफिट पोर्शन पीएल से करेंगे, और सिंस हम लोग उसको ओवर वैल्यूड करके इन्वेंटरी में रिकॉर्ड करे होंगे, इसलिए उसको कम कर देंगे। हाँ, सर तो मस्त मार दे बस 14 मार्क का वापस। बस एग्जाम में अभी जैसे तुम्हारा दिमाग ठंडा है उस टाइम ठंडा रहे। हाँ। नहीं तो उस टाइम फिर डेट ऑफ एक्विजिशन खोज में लगेंगे हम। हाँ होता है, छोटी छोटी सी चीजें ही तो है ये। अब एग्जाम हॉल में थोड़ा दिमाग ज्यादा चलने लगता है, हाँ, वो तो वहां होशियारी करने लगते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिया, जीरो रिजर्व एंड सरप्लस, तो कुछ होशियारी करने से फिर वो फंस जाता है वहां पे। सबसे कंफ्यूजिंग होता है जब पॉइंट में आंसर आना स्टार्ट होता है। तब कैसे हाँ, कि क्या ही हो रहा है, सर डाउट सर चालू डाउट होता में है। चलते अरे हैं यार, पूरा। करो जरूर। पॉइंट आने। ठीक है, आज का फिर हो गया, कल पीएनएल करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी मैच हुआ ना बैलेंस शीट, इसका फ्रेंड को भेज देना। बेचारा डिप्रेशन में आता है, अभी चिल में, अभी चिल कर रहा ये है। भी बढ़िया बोल रहा है, मेरे साथ ही देगा ना।
होपफुली मैं बेचारा को उसका भी 3 अटेम्प्ट तो नहीं लेना। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का दिखेगा 80 and 15 95 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसका खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस तो रहेगा ही 25,75,000 प्लस 12,25,000 का 75%। कोई कैलकुलेशन नहीं था कि वो कुछ करना है इसमें, यानी 9, 18, 750 भी आ जाएगा। 34, 93, 750। सर अभी आप क्या बोल रहे हो? अभी मैंने ये बोला कि सारा जनरल रिजर्व और पीएनएल तो एक्विजिशन के बाद का ही है, पूरा ही रेवेन्यू हो गया, तो इसका 75% इसके जनरल रिजर्व और पीएनएल में ऐड हो जाएगा ना। 12.25 का 75%। हाँ, ऐसे फेस ऑफ द बैलेंस शीट में तो डायरेक्ट वैसे ही निकालेंगे कितना परसेंट एक्वायर के 75%। ये 718 918 लिखा ना, वही तो हम 900 आ रहा है। 34,93,750 फेस में आ जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अच्छा, दूसरा आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या चीज? रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस। हाँ, वो एक माइनस होगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना था? 30,000, तो ये हो जाएगा 34,63,750। 34,63,750। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का 75%। क्यों माथाफोड़ी करना है? इन दोनों का 25%, नॉट 75। यही तो माइनॉरिटी होगा। अरे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिलेगा ना उसको। माइनॉरिटी के पास तो क्या जाएगा? शेयर कैपिटल का हिस्सा और रिजर्व एंड सरप्लस का। और रिजर्व एंड सरप्लस में कोई चेंजेस किया ही नहीं हमने, नो एडजस्टमेंट। तो 62,25,000 का 25%, प्रॉफिट वाला कुछ वो तो होल्डिंग कंपनी में होगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन था ना। अपस्ट्रीम होता तो जरूर करते। डायरेक्ट दिखा दिया बिना नोट्स लिखे। अब इनको नोट बनाना पड़ेगा ना। हाँ, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये नोट्स तो अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते क्या इसको? दिखा देना, ऐसा कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। देन नॉन करंट लायबिलिटी एक ही है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं है, दोनों को ऐड कर देंगे 7 लाख। फिर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 4,50,000। ट्रेड पेबल से म्यूचुअल ओइंग्स माइनस होगा, ये ध्यान रखना। 30,000 ना। अरे 30,000 थोड़ी तरह म्यूचुअल ओइंग्स। पॉइंट नंबर 1, 25%। 245 का 25% माइनस कर दो तो 183,750 बचेगा। होल्डिंग कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब सब्सिडियरी कंपनी का ट्रेड पेबल्स, और वो नहीं करना। सुनो, ऐसे मत करो। होल्डिंग कंपनी का बोला ना, तो 5,85,000 का 25% निकालो, 146,250। 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ सुपर लिमिटेड। तो सुपर लिमिटेड का ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 5,85,000। उसका 25% होता है 146,
250, तो यहां से माइनस हो जाएगा 146 250। सेम अमाउंट क्लियर लिमिटेड का ट्रेड पेबल से भी तो होगा। आई बात समझ में? आप 2,45,000 का 25% करते तो गलत हो जाता। मतलब 98,750 आएगा ना ट्रेड पेबल्स में। टोटल बता रहा है क्या तुम? 98,750 463,750। नहीं, हम लोग सिर्फ वो उसके पार्ट का बोल रहा है, सब्सिडियरी के पोर्शन का बोल रहा है। अच्छा, सब्सिडियरी के पोर्शन में 245 माइनस 146 250, हाँ 98,750 करेक्ट। टोटल कितना बोले? 463,750। यस 463,750। अब देखो यहाँ पे भी अच्छा था वैसे, स्लाइड हड़बड़ी में गलती हो जाता है। 2,45,000 का डायरेक्ट 25% माइनस कर देता है, रॉन्ग हो जाता, क्रॉस वेरीफाइड नहीं होता। आपको होल्डिंग का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका 25% निकालना था, वही सब्सिडियरी के ट्रेड पेबल से माइनस होगा। तो 463,750 ट्रेड पेबल्स हो गया, टोटल आ जाएगा ये जनवरी का रिजल्ट कब आएगा? नेक्स्ट मंथ एंड। क्यों तुम स्ट्रॉन्ग करके रख रहा है कि पढ़ाना पड़ेगा? पहले तुमको वो पढ़ाया, अब तुम पढ़ाएगा। नहीं मान बता रहा है। म्यूचुअल गोइंग्स हर्षु का आएगा ना, हम उससे ज्यादा सेकंड्स हर्षु क्लियर है, कल तो बता उसको हर्षु क्लियर है। 1,61,33,750 लाइबिलिटी साइड का टोटल। लाइबिलिटी साइड में बाबा किसी को डाउट, वैल्यूज कैसे आया, किस तरीके से आया? नहीं। एसेट्स, कितना? 30,000 का ये वो माइनस हो जाएगा ना तुम्हारा स्टॉक्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हाँ 63,750 भाई, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है 30,000 का स्टॉक्स पे वो माइनस होगा ना, 2 लाख का 15%। एसेट्स के अंदर में एक नॉन करंट एसेट्स पीपी, 1 करोड़ 31 लाख। कौन सी योजना है भाई? नॉन करंट एसेट्स पीपीई, जस्ट टोटल कर देना दोनों को ऐड करके। नोट नंबर 4, कुछ है भी नहीं ऐसा, कोई चेंजेस नहीं था। 77 लाख प्लस 54 लाख, 1,31 लाख। दूसरा आएगा इंटेंजिबल, गुडविल निकाला था कितना? 4 लाख। 4 लाख, तो वो आएगा। देन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज, उसमें से एडजस्टमेंट होगा। 12 लाख 10 करंट एसेट्स नंबर ए, इन्वेंट्रीज 6,75,000 प्लस 5,65,000, ये तो नॉर्मल है। इसमें से एक अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस 30,000, तो 12,10,000 रुपए विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। नोट नंबर 7 बना लेना इसके लिए। नंबर बी, ट्रेड रिसीवेबल्स
ट्रेड रिसीवेबल्स, एक सेकेंड, 928 750 750। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 495,000 495,000। क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है? रील बना लो, बैलेंस शीट मैच हो गई। इसका नोट्स आई थिंक आप लोग बना लोगे, जैसे अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था एज इट इज सेम ही है उसमें। अरे इजी आता है बाबा एग्जाम में, आपको बस वो इजी क्वेश्चंस ढूंढना है, शांति से करना है। अभी समझ लो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा 15 मिनट में, एग्जाम का प्रेशर में 20-25 मिनट में तो हो ही जाएगा। एमालगमेशन कंसोलिडेशन 2 क्वेश्चन आए थे, 14-14 28 मार्क तो यही हो गए। का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। एमालगमेशन कंसोलिडेशन 14-14, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14। इंटरनल का शायद कोई पार्ट ढीला था ना, उनको भी तो उसको देखा ही नहीं। उसके बाद में थोड़ा सा एमसीक्यूज आ गया था कैश फ्लो का इजी वाला, तो पास होना तो बहुत आसान था इस पेपर में। आप जो एमसीक्यू डाले थे वही था क्या? तो इतना इजी था। तो बस वही आया था। इंटरनल वाला आप एक बार लेकिन क्लास में करवाइएगा। हाँ ठीक है, हम सॉल्व करके तो रखा है, हम करवा देगा। ठीक है, और प्लस बायबैक का भी इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक ला सकते थे। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि मतलब आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ के जाओ, लेकिन जो पढ़ के जा रहे हो उस पर सॉलिड और एनी टाइम आप कॉन्फिडेंट, हाँ इस चैप्टर से तो हम कर लेगा, आएगा तो कुछ भी, तभी वहां पे होगा। लेकिन आप डर के जाओगे ना, ये राम इस चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं आए, इस चैप्टर से सिर्फ यही आ जाए, ध्यान रखना 100% आपका हाथ हिल जाएगा वहां पे। आप ये जाओ यार ये चैप्टर तो हम हमेशा करेक्ट करते हैं, तो हमसे होएगा ही होगा, लेकिन एग्जाम में पता नहीं कैसे होगा, लेकिन वो हो जाएगा, आपको डाउट नहीं आएगा। हाँ थोड़ा क्लैरिटी आता रहता है कि हम क्या सोचा था और क्या कर पा रहा है, तो वो होता जाएगा। ठीक है, कल क्वेश्चन बैंक भी थोड़ा देख के आना, कंपाइलर भी कर लेंगे, और अब सिर्फ ज्यादा नहीं, एक पीएनएल वाला पार्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और अकाउंटिंग पॉलिसीज, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर एक आधा क्वेश्चन है, वो खत्म करना है। तो कंसोलिडेशन वैसे कंसेप्चुअली 80% हो ही चुका है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में, प्रैक्टिस करना है, मतलब इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर होता है क्या है ये सब। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है कि निकालना